हेलो, वेलकम बच्चों। आज हम शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं कि संधि द्वारा हम शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। संधि मैंने देखा है बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, उन्हें समझने में दिक्कत होती है। लेकिन बच्चों, संधि पढ़ाने के पहले हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल गणित की तरह है। जैसे गणित में आप फॉर्मूला सूत्र ध्यान में रखते हैं, ठीक उसी तरह अगर आपने संधि के नियमों को, संधि के सूत्रों को दिमाग में रखा तो संधि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का मतलब होता है जोड़, ज्वाइनिंग। आप पुराने जमाने में बच्चों देखते थे, राजा, दो देशों के राजाओं के बीच संधि होती थी। संधि यानी मेल मिलाप, कुछ नियमों, कुछ शर्तों के अंतर्गत आपस में उनमें संधि होती थी। आपने रामायण देखी, महाभारत देखी, आपने उसमें देखा किस तरह कृष्ण कौरव पांडव के बीच संधि कराने के लिए परेशान रहते हैं। रामायण में भी आपने देखा कि राम रावण की संधि, या कैसे राम और सुग्रीव की संधि हुई, मिले। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। हमारे शरीर में भी विभिन्न जोड़ होते हैं, ज्वाइनिंग है, जैसे कूल्हे की हड्डी है, कंधे की हड्डी है, बाहां आपके जुड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण में भी संधि का मतलब होता है जोड़। जोड़ यानी अगर हम पारिभाषिक रूप में कहें तो दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के पारस्परिक, पारस्परिक मतलब आपस में मिलना। ठीक है, परिभाषा है आपकी, दो वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो बच्चों, जैसे आपने पढ़ा रमा प्लस ईश, ठीक है, तो ये बन गया रमेश। कैसे बना यह भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जब हम नियम पढ़ने लगेंगे तो हम बताएंगे आपको कि कैसे रमा प्लस ईश मिलकर रमेश हो गया। यहाँ मैंने ये उदाहरण इसलिए लिखा है कि इसमें आप पढ़ रहे हैं दो वर्णों के पारस्परिक मेल को। पारस्परिक मतलब आपस में बिल्कुल पास पास मिलना। जैसे देखिए, पारस्परिक का मतलब हुआ माँ और ई, ना ही ई और रा में संधि होगी, ना ही माँ और शा में। बिल्कुल जो दो निकटवर्ती, सबसे पास के जो दो वर्ण होते हैं उन्हीं में संधि होती है। अब आप पढ़ रहे हैं कि वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, है ना। स्वर, व्यंजन होते हैं और विसर्ग आप पढ़ते हैं, अयुग्वा पढ़ते हैं। तो उसी तरह से संधि भी हुई आपकी 3 प्रकार की। ठीक है, सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग। ठीक, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर आप जानते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से पड़ता है, आपने पढ़ा होगा वर्ण विचार के अंतर्गत कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो हम उन्हें स्वर की श्रेणी में रखते हैं। व्यंजन हुए जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। और विसर्ग हुआ जिन शब्दों के अंत में विसर्ग लगा रहता है, यानी अयुग्वा जो आप पढ़ते हैं, ह से जिसका उच्चारण होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, स्वर कहते हैं स्वर के साथ स्वर के मेल को। स्वर के साथ स्वर का मेल यानी दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। एकदम सरल सा उदाहरण हम लेंगे, जैसे देवालय, है ना, देवालय, ये हुआ आपका देव प्लस आलय। ठीक है, अब ये देखिए, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है ना।
ये व लिखा है तो इसको ये नहीं आप सोचेगा कि ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर का मेल हुआ है पूरा, इसलिए स्वर की श्रेणी में ही आएगा। देव प्लस आलय, ठीक, बना देवालय। व्यंजन कहते हैं व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन में मेल 3 तरह से होता है। देखिए व्यंजन, ये जब हम व्यंजन संधि विस्तार से पढ़ेंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक, व्यंजन के साथ व्यंजन का, यानी दोनों तरफ व्यंजन होंगे, और या तो स्वर प्लस व्यंजन, ठीक, और तीसरा आप समझ गए होंगे क्या होगा, व्यंजन प्लस स्वर। ठीक है, ये 3 तरह से मेल होता है। व्यंजन यानी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, देखिए वाक प्लस ईश, ठीक है, ये आप जब हम विस्तार से व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब इसके नियम आपको समझाएंगे। ये यहाँ पर है, क का बनेगा ग और ये आपका बन जाएगा वागीश। ठीक है, इसी तरह सत प्लस जन बना आपका सज्जन, सम प्लस लाप बना संलाप। ठीक, स्वर के साथ स्वर का मेल स्वर संधि, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ, मतलब एक तरफ विसर्ग होगा और दूसरी तरफ स्वर अथवा व्यंजन। ठीक, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। मैं बहुत बार पढ़ाते समय क्लास में बच्चों से पूछती हूँ कि क्यों नहीं विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल होता है। आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि विसर्ग हमेशा शब्द के बाद में लगता है। कभी भी आप किसी शब्द के पहले विसर्ग नहीं देखेंगे। जैसे देखिए विसर्ग संधि हुई यश प्लस ये विसर्ग लगा दा, ये अपने नियम से विसर्ग का ओ होता है, ये बन जाएगा यशोदा। तपह प्लस बल, शब्द बना तपो बल। ठीक, कभी आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ विसर्ग लगा हो, हमेशा शब्द के बाद ही विसर्ग लगता है। आया समझ में? स्वर 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 संधि, व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन व्यंजन संधि, और विसर्ग प्लस स्वर और व्यंजन विसर्ग संधि। और अब हम पढ़ेंगे क्रम से सब संधियों के स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, विसर्ग के भेद। स्वर संधि के भेदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है, और अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, देखो बच्चों, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा मतलब समझ रहे हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ में आपका नियम होगा कि इसको अगर आप सब जानते हैं कि ये मूल चीज़ें क्या है, संस्कृत की चीज़ें हैं जिसे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं इसका, तो इसका सूत्र होता है दीर्घ संधि का अकह सवर्णे अकह सवर्णे दीर्घ, यानी सभी समान स्वर मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अ, आ, ई है ना, देखो जब भी हम नियम में बात करेंगे स्वर संधि में, तो जो नियम आ पे लगेगा वही आ पे लगेगा, जो ई पे लगेगा वही
बड़ी ई पे लगेगा, ऊ ऊ, ठीक है। और संस्कृत में आप पढ़ते हैं तो री और री भी आता है, पर उसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये जो नियम हम आपको बता रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि ये तो मैं एकदम शुरुआत से आपको बता रही हूँ। आप जिस भी हिंदी से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे, उन सब में आपको संधि पूछी जाएगी। इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो स्पष्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ट्रिक बताते हैं कि इस ट्रिक से पकड़िए, इस ट्रिक से पकड़िए। आपको एक बात बता दूं, अगर आपके दिमाग में आपके नियम क्लियर हैं तो आपको कभी भी ट्रिक लगाने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उतनी देर में आप नियम अपने दिमाग में दोहराइए और तुरंत आप उसको कर लेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का नियम है, यदि अ आ ई ऊ री ली के बाद पुनः वही स्वर है ना, तो वो सब मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ जाते हैं। यानी ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई, ये दोनों मिलके हुआ बड़ा ऊ, और ये री, फिर मैं बोल रही हूँ इसकी ज़रूरत छोटे क्लासेस में बिल्कुल नहीं पढ़ते। संस्कृत में आप भले ही पढ़ेंगे इसको तो आप समझ ही लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 मात्राएं लग जाएंगी, ठीक है। आ बनेगा, चाहे छोटी हो बड़ी हो, बड़ी बनेगी ऊ बनेगा, री बनेगा री, और री बनेगा इस तरह 2, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि आप सूत्र दिमाग में रखिए, तो सूत्र आपका यही हुआ। दीर्घ संधि में आप हमेशा याद रखिए आ ई ऊ। अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम आ का उदाहरण करते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा देव प्लस आले, देखिए इधर छोटा है, इधर बड़ा, और दोनों मिलके क्या हुआ, बन जाएगा आ, और शब्द आपका बनेगा देवालय। देखिए बच्चों, जैसे उच्चारण पढ़ाते समय मैंने आपको बोला कि दोनों पक्ष जब हम अलग करते हैं, दोनों शब्दों को अलग करते हैं, तो दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। देव मतलब आप जानते हैं भगवान, और आलय मतलब मंदिर, देवालय यानी देवता का घर यानी देवता का मंदिर। अब जैसे देखिए, ये हुआ अ, फिर अगर आ है, जैसे देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय। अब ये देखिए, ये हुआ आ, ये हुआ आ, दोनों मिलके आपका बना, और शब्द आपका बन गया विद्यालय। अगर आपको आता है नियम सहित संधि विच्छेद और आपके सामने शब्द दिया है देवालय, तो आप ऐसे लिखेंगे देव प्लस आलय, अ प्लस आ बराबर आर, यही आपका हुआ नियम, ठीक है। इसी तरह ई है, कपि प्लस ईश। कपि मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बंदर, और ईश मतलब भगवान। कपि से यदि बंदरों के भगवान, इसे कहते हैं हनुमान। तो कपि धन ईश, छोटा ई बड़ा ई, दोनों मिलके बना बड़ी, ठीक। ऊ वधु प्लस धन, वधु धन उत्सव बना आपका, ठीक। उसी तरह आप कर लीजिए, बड़ा ऊ छोटा ऊ, चाहे इधर छोटा हो इधर बड़ा हो, तो भी बनेगा हमेशा बड़ा ऊ। अगर दोनों तरफ छोटा है, दोनों तरफ अगर छोटे हुए हैं, तो भी जब हम संधि करेंगे तो ये हमारा दीर्घ यानी कि बड़ा ही बनेगा, ठीक है। आ का उदाहरण आपने पढ़ा, ई का पढ़ा, ऊ का पढ़ा। अब इसी तरह देखिए, जैसे शब्द है, देखो हमेशा जब हमारे सामने लिखा है शब्द, जैसे देखिए लिखा है विद्यार्थी, देखिए बच्चों, जैसे विद्या प्लस अर्थी, ये इसका मानक रूप है। मैंने आपको क्या बताया कि जब हम दोनों को अलग करेंगे तो उनका अर्थ जरूर निकलेगा। विद्या मतलब आप जानते हैं विद्या,
जो हम सीखते हैं, ज्ञान जो हम अर्जित करते हैं, और अर्थी मतलब चाहने वाला, यानी विद्या को चाहने वाला। आ प्लस अ बराबर आ और बन गया आपका विद्यार्थी। तो इस तरह आपने दीर्घ संधि पूरी पढ़ी बच्चों। 4 तरह से इसमें आप पढ़ रहे हैं। आ बन रहा है, ई बड़ी ई बन रहा है, ऊ बन रहा है, और सॉरी बड़ी ई बन रही है, ऊ और री। री के एग्जाम्पल री और री वाले संस्कृत में आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। री ऐसे बनेगा, री ऐसे बनेगा। हिंदी में आपको ये इतना ही मेन पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी अच्छे से। बने हमेशा याद रखिएगा, चाहे छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा हो, बड़ा हो, या अ हो, आ हो, परिवर्तन जब हो के नया बनेगा तो वो दीर्घ यानी बड़ा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको संधि समझ में आई होगी। अब अगले उसमें हम बची हुई शेष संधियां पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।